हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लेट्स क्रैक एग्जाम्स। आज की हम अपनी वीडियो में देखेंगे ऑपरेशन और अभियान। ये घटनासार से संबंधित है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ईस्टर्न ब्रिज भारतीय वायुसेना और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच राजस्थान में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में 21 से 25 फरवरी 2022 के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 कूट नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया। पूछ लेगा ईस्टर्न ब्रिज किसके बीच में होता है? भारतीय वायुसेना के और ओमान के बीच में होता है। ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास का छठा संस्करण है। यह अभ्यास दोनों वायुसेनाओं के बीच परिचालन क्षमता और अंतर संचालनता बढ़ाने को अवसर प्रदान करेगा। इस अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स और आरएएफओ की भागीदारी दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा पेशेवर बातचीत, अनुभवों के आदान प्रदान और परिचालन ज्ञान में वृद्धि को बढ़ावा देगी। मिलन 2022 देखते हैं क्या है इसमें। भारतीय वायुसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी से विशाखापट्टनम के भाग्य शहर में 2 चरणों में आयोजित किया गया। भाग्य शहर कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। 9 दिन तक चले इस अभ्यास का पहला चरण 25 से 28 फरवरी 2022 और दूसरा चरण 1 से 4 मार्च 2022 के बीच आयोजित किया गया। मिलन 2022 का विषय था कैमराडरी सामंजस्य सहयोग। इसका उद्देश्य भारत को बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में पेश करना था। पेनेक्स 21 ये मानवीय सहायता और तथा आपदा प्रबंधन का अभ्यास है जो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका तथा थाईलैंड बिम्स्टेक के विषय विशेषज्ञों तथा राजनयिकों की भागीदारी से होता है। पेनेक्स 21 में कौन कौन शामिल है? भारत और उसके आसपास के पड़ोसी देश। कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड बिम्स्टेक के विषय विशेषज्ञ। मानवीय सहायता तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित ये तीसरा अभ्यास था। इस प्रकार का अंतिम अभ्यास फरवरी 2020 में हुआ था। वर्ष 2021 के अभ्यास का आयोजन 20 से 22 दिसंबर 2021 के मध्य पुणे, भारत में आयोजित किया गया। ये एक बहुनिकाय अभ्यास है जिसमें भारत की तरफ से भारत की सशस्त्र सेनाएं तथा अन्य सिविल एजेंसियां भाग लेती हैं। इस अभ्यास के मुख्य लक्ष्य कौन कौन से हैं? प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्र में संयुक्त योजना तथा क्षेत्रीय सहायता विकसित करना, अकस्मात हुए पर्यावरण के परिवर्तनों के प्रभाव को संतुलित करना। डार्कथॉन 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NBC द्वारा 15 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। डार्कथॉन का कहाँ आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। कब किया गया है? 15 फरवरी 2022 में। इसका आयोजन दुनिया भर में डार्कनेट के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने हेतु किया जाता है। अभ्यास वायु शक्ति भारतीय वायुसेना ने 7 मार्च 2022 को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में वायु शक्ति का संचालन किया। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के 138 विमानों ने हिस्सा लिया था। इस अभ्यास में पहली बार राफेल विमानों ने हिस्सा लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेगा, अभ्यास अभी वायु शक्ति हुआ है, इसमें कौन से विमानों ने हिस्सा लिया? तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा? राफेल विमानों ने हिस्सा लिया है। पूर्व धर्म गार्जियन 2022 भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 के बीच बेलागवी यानी बेलगाम, कर्नाटक में आयोजित किया गया है। यह अभ्यास जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में संचालन पर केंद्रित था। इसमें हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवादी ठिकानों पर छापेमारी, प्राथमिक चिकित्सा और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट फायरिंग शामिल है। इसमें भारतीय सेना की 15वीं बटालियन, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिडेंट और जापानी ग्राउंड डिफेंस फोर्सेज की 30वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। सी ड्रैगन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी ये पूछा भी गया था एक एग्जाम में। सी ड्रैगन 2022 का अभ्यास कहाँ पर हुआ है? 5 से 20 जनवरी 2022 के बीच बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास सी ड्रैगन 2022 का आयोजन अमेरिका के गुआम तट पर संपन्न हुआ। कहाँ पर हुआ है? अमेरिका के गुआम तट पर। इसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया है? क्वाड ने लिया है। क्वाड के अलावा कनाडा और दक्षिण कोरिया ने इसमें हिस्सा लिया। देख लेते हैं। बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास US नेवी द्वारा आयोजित किया गया। इसमें क्वाड में कौन कौन सा शामिल है? ये भी पूछा जाता है। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हैं। इसके अलावा कनाडा और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। ऑपरेशन गंगा ये क्या है? रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण अपने नागरिकों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा को शुरू किया था।
भारत सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय छात्रों सहित नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा का मिशन 26 फरवरी 2022 को शुरू किया था। इस अभियान के तहत 11 मार्च तक लगभग 23,000 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत लाया गया था। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे संघर्ष के कारण यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इससे कई भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे रह गए थे। भारतीय नागरिकों को देश वापस आने में मदद करने के लिए भारत सरकार ने इस मिशन में भारतीय वायुसेना को शामिल किया था। इस निकासी अभियान में वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर ने हिस्सा लिया था। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, किसने हिस्सा लिया था? C-17 ग्लोब मास्टर ने हिस्सा लिया था। पूछ लेगा रूस और यूक्रेन के संघर्षों के कारण यूक्रेन से वापस लाने वाले अपने नागरिकों को कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन गंगा। अभ्यास एक्स शक्ति 2021 भारत और फ्रांस की सेनाओं का द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास एक्स शक्ति का छठा संस्करण फ्रांस में फ्रीजस में 15 से 26 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान इस संयुक्त अभ्यास के तहत केंद्रित किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 2-2 वर्ष के अंतराल के बाद भारत और फ्रांस में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। हर 2 वर्ष के बाद में होता है, एक बार भारत में, एक बार फ्रांस में। ऐसा पिछला 5वां एक्स शक्ति अभ्यास 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 को भारत के राजस्थान में आयोजित हुआ था। उल्लेखनीय है कि एक्स शक्ति जहां भारत और फ्रांस की स्थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, वहीं गरुड़ अभ्यास दोनों देशों की वायु सेनाओं तथा वरुण दोनों देशों की नौ सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। कहने का मतलब क्या है? एक्स शक्ति भारत और फ्रांस के बीच कैसा है? थल सेनाओं का है। गरुड़ अभ्यास दोनों देशों की वायु सेनाओं का है। गरुड़ दोनों देशों की वायु सेनाओं द्वारा किया जाता है और वरुण दोनों देशों की नौ सेनाओं द्वारा किया जाता है। तो शक्ति, गरुड़ और वरुण हमारा किसके साथ अभ्यास है? फ्रांस के साथ में। अभ्यास दोस्ती, हमारी दोस्ती किससे है? श्रीलंका से। और इसके बीच में कौन आ गया? मालदीव। ऐसे याद कर लेंगे क्योंकि श्रीलंका भारत के नीचे ही है। भारत, मालदीव और श्रीलंका का द्विवर्षीय त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 15वां संस्करण मालदीव के तट पर 20 से 24 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। इस त्रिपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर में परिचालन क्षमता में वृद्धि करना तथा तीनों देशों के तट रक्षकों के बीच सहयोग में वृद्धि करना था। भारत व मालदीव के बीच ये द्विवार्षिक संयुक्त अभ्यास 1991 में शुरू हुआ था तथा श्रीलंका इसमें पहली बार 2012 में शामिल हुआ था। इस वर्ष इस संयुक्त अभ्यास का यह 30वां वर्ष था। दक्षिण शक्ति अभ्यास भारतीय सेना की दक्षिण कमान द्वारा गुजरात व राजस्थान में सीमा से सटे क्षेत्रों में एक सप्ताह का ये संयुक्त अभ्यास वायुसेना व नौसेना के सहयोग से 20 से 27 नवंबर 2021 को संपन्न किया गया। गुजरात के कच्छ के रण में राजस्थान के थार मरुस्थल तक अपनी क्षमताओं को परखने के लिए युद्ध के समय दुश्मन के मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, यह अभ्यास इसके लिए संपन्न किया गया था। कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में भारत को स्वर्ण पदक मिला है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन 5x4 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। पूछ लेगा, कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक किसने जीता है? गोरखा राइफल्स ने। भारतीय सेना की टीम ने इस आयोजन में हिस्सा लेते हुए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमों सहित कुल 96 टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा की है। भारतीय सेना की टीम को उनके उत्कृष्ट नेविगेशन कौशल, समग्र शारीरिक सहन शक्ति और गश्ती आदेशों की डिलीवरी के लिए प्रशंसा मिली। ये अभ्यास कब हुआ था? 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर यूके के ब्रेकन में आयोजित किया गया था। यूके सेना द्वारा अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल का आयोजन किया गया था। इस अभ्यास को मानवीय सहन शक्ति और टीम भावना की अंतिम परीक्षा माना जाता है। अभ्यास मित्र शक्ति देखते हैं। भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 के बीच श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया। डायरेक्ट पूछेगा, मित्र शक्ति किसके बीच होती है? भारत और श्रीलंका के बीच होती है। इस अभ्यास में भारतीय सेना के इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप के 120 जवानों ने हिस्सा लिया। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देना और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करना है। ब्लू फ्लैग 2021 28 अक्टूबर 2021 को समाप्त हुए
अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास कौन सा है? ब्लू फ्लैग। 2021 में कुल 84 भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने भाग लिया था। साथ ही भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान स्क्वाड्रन ने इजराइल के ओबडा एयरबेस में इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। सैन्य ब्लू फ्लैग 2021 का विषय क्या था? जटिल परिचालन परिदृश्यों में चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों का एकीकरण इसका विषय था। अजय वॉरियर किसके बीच होती है? भारत और ब्रिटेन के बीच होती है। आइए देखते हैं। अजय वॉरियर 2021 भारत और ब्रिटेन के संयुक्त कंपनी स्तर के सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर के छठे संस्करण का आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में 7 से 20 अक्टूबर 2021 के बीच आयोजित किया गया था। पूछेगा अजय वॉरियर किन दो देशों के बीच होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच। जिमेक्स 21 किसके बीच है? भारतीय नौसेना और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 21 से 6 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच अरब सागर में आयोजित किया। जिमेक्स 21 किन दो देशों के बीच है? भारतीय नौसेना के और जापान के बीच में है। कहाँ पर आयोजित किया गया था? अरब सागर में। इतना ही इंपॉर्टेंट है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ डिस्ट्रॉयर कोच्चि और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग ने किया था। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा। युद्ध अभ्यास 2021 भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2021 का 17वां संस्करण हुआ है। कब हुआ? 29 अक्टूबर 2021 को। युद्ध अभ्यास 2021 किन दो देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच होता है। 29 अक्टूबर 2021 को संयुक्त बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन अलास्का में संपन्न हुआ। इस 14 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं को एक दूसरे की अभियानगत प्रक्रियाओं, युद्ध अभ्यासों और अंतर संचालनता एवं अन्य बातों के बारे में परिचित कराना था। भारतीय दल में मद्रास रेजिमेंट के एक इन्फेंट्री बटालियन समूह के 350 कर्मी इसमें शामिल हुए थे, जबकि अमेरिकी दल में 40वीं कैवलरी रेजिमेंट के पहले स्क्वाड्रन के 300 सैनिक इसमें सम्मिलित थे। कोंकण शक्ति किन दो देशों के बीच होती है? भारत और ब्रिटेन के सशस्त्र बल द्वारा 24 से 27 अक्टूबर 2021 के बीच अरब सागर में कोंकण तट पर पहले त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 के समुद्री चरण का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय इस अभ्यास का बंदरगाह चरण 21 से 23 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया गया था। अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। आज की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में हम योजना और परियोजनाएं देखेंगे। ये क्लास जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आती है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय फ्रेंड्स, आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम्स में। घटनासार करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसी के क्रम में हमारा अगला वीडियो है। आज हम देखेंगे चर्चित स्थल। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। मियां चन्नू पाकिस्तान स्थित वह स्थान है जहां 9 मार्च 2022 को तकनीकी गड़बड़ी से भारत से चली हुई ब्रह्मोस मिसाइल जाकर गिरी थी। यह स्थान पाकिस्तान सीमा से 120 किलोमीटर अंदर है। इस मिसाइल पर कोई आणविक वॉरहेड या पेलोड नहीं था, इसलिए जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। ग्वालियर में देखते हैं अभी क्या हुआ है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 10 मार्च 2022 को देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। पूछ लेगा देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ है? ग्वालियर में। कब इसको शुरू किया गया है? 10 मार्च 2022 को। ये ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोले जाने वाले 5 ड्रोन स्कूलों में से एक है। 4 अन्य शहर हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। ग्वालियर का ये ड्रोन स्कूल न केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीक से जोड़कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। ये विद्यालय ग्वालियर के साथ मध्य प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। किशनगंज, दिल्ली के किशनगंज में भारतीय रेलवे ने विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है। इस अकादमी की निर्माण पर 30.76 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ ये भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी। गुरुग्राम, 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। सबसे बड़ा कौन सा है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। पहले भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था, जिसमें ईवीएस के लिए 16 एसी और 4 डीसी चार्जिंग पोर्ट थे। नए ईवी चार्जिंग स्टेशन को टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।
श्री रमना काली मंदिर 1971 में पाकिस्तान सेना द्वारा नष्ट किए जाने के 50 साल बाद 17 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा ढाका में स्थित श्री रमना काली मंदिर का पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन किया गया है। 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान इस मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। रमना काली मंदिर ढाका में स्थित एक मंदिर है जो मुगल काल में निर्मित हुआ था। स्टेटमेंट में पूछ लेगा रमना काली मंदिर कहाँ पर है? ढाका में। किसके समय इसका निर्माण हुआ था? मुगल काल में। ये हिंदू देवी माता काली को समर्पित है। इसमें रमना कालीबाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये ढाका में सूरावर्ती उद्यान के पास लगभग 2.5 एकड़ भूमि में विस्तृत है। ये मंदिर माता काली के हिमालय से बंगाल के प्रवास को प्रदर्शित करता है। यद्यपि इस मंदिर का ऐतिहासिक वर्णन बहुत पुराना है, परंतु इसका निर्माण रानी विलासमोनी देवी के संरक्षण में हुआ था। ये ढाका के विशालतम मंदिरों में से एक है। इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी किनके नाम पर कर दिया गया है? टंटिया भील के नाम पर कर दिया गया है। पूछ लेगा पाताल पानी स्टेशन कहाँ है जिसका हाल ही में परिवर्तित किया गया है नाम? मध्य प्रदेश के इंदौर में। किसके नाम पर परिवर्तित किया गया है? स्वतंत्रता सेनानी टंटिया भील के नाम पर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 22 नवंबर 2021 को मंडला में एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात टंटिया भील ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया था। उसी पहल के तहत वे डाकू भी बन गए थे। इंडियन रॉबिन हुड में विख्यात हुए टंटिया भील अंग्रेजों को लूटकर गरीबों की भूख मिटाते थे। ऐसा माना जाता है कि 19वीं सदी के आदिवासी टंटिया भील को मारकर पाताल पानी के जंगलों में सरकार ने फेंक दिया था, ब्रिटिश सरकार ने। अब हम लोग चर्चित व्यक्ति देख लेते हैं। प्राजक्ता कोली, अभी इनको UNDP जलवायु चैंपियन चुना गया है। देखते हैं इनके बारे में। कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री प्राजक्ता कोली को हाल ही में भारत की UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप चुना गया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के तहत ये खिताब जीता है। विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, बालिका शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनके योगदान के कारण उन्हें ये उपाधि प्रदान की गई है। प्राजक्ता कोली को अब ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु संकट, जैव विविधता के नुकसान और उनके प्रभावों जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए युवाओं के साथ बातचीत करने का कार्य सौंपा जाएगा। रवीश तिवारी को देखते हैं, इनको क्या अपॉइंट किया गया है। रवीश तिवारी द इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय पॉलिटिकल एडिटर और राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख रवीश तिवारी को 19 फरवरी 2022 को 40 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। IIT बॉम्बे से धातु विज्ञान और सामग्री विज्ञान में इंजीनियर स्नातक, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से तुलनात्मक सामाजिक नीति में मास्टर रहे। रवीश तिवारी प्रतिष्ठित रोड्स स्कॉलरशिप के प्राप्तकर्ता भी थे। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। पूछ लेगा ये कौन थे, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? लता मंगेशकर, ये तो जानी मानी हस्ती है, सभी लोग इनको जानते ही होंगे। 6 फरवरी 2022 को पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित लता दीदी का मूल नाम हेमा मंगेशकर था। इसको याद रखिएगा। अभी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा गया है, लता मंगेशकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनको भारत रत्न कब दिया गया था? तो याद रखिएगा, इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। 1989 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। स्वर कोकिला के नाम से ये चर्चित थी। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में मराठी फिल्म कितनी ही साल के लिए अपना पहला गाना गाया था। पूछ लेगा इन्होंने अपना पहला गाना किसके लिए गाया था? मराठी फिल्म कितनी ही साल के लिए गाया था। 1942 में मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में इन्होंने अभिनय भी किया था। उन्होंने 1946 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड किया था। इन्होंने अपने गायन कैरियर में लगभग 30,000 गाने गाए हैं। भारत रत्न और दादा साहब फाल्के के अलावा उन्हें 1999 में पद्म विभूषण, याद रखिएगा, भारत रत्न कब दिया गया है? 2001 में। दादा साहब फाल्के के अलावा पद्म विभूषण इनको कब दिया गया? 1999 में। पद्म भूषण दिया गया 1969 में। नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस सरकार का है? फ्रांस सरकार का। कब दिया गया? 2009 में प्रदान किया गया था। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार सहित अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये याद रखिएगा, भारत रत्न 2001 में मिला, पद्म विभूषण 1999 में मिला,
पद्म भूषण 1969 में, नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस सरकार का 2009 में मिला था। शकुंतला चौधरी को देखते हैं। गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी का 102 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया है। 21 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ। असम के कामरूप की रहने वाली शकुंतला जी ने ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। पूछ लेगा शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सामाजिक कार्यकर्ता थी। जानवी डांगेती, आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय जानवी डांगेती का हाल ही में अमेरिका के अलाबामा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर में नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रशिक्षण पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। कौन बनी है? जानवी डांगेती। किस राज्य से हैं? आंध्र प्रदेश से हैं। वे दुनिया भर के 20 छात्रों के चुने हुए समूह का एक हिस्सा हैं। वे भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी स्टार सहित कई संगठनों के लिए कैंपस एम्बेसडर रही हैं। साथ ही वे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट्स की सदस्य भी हैं। राहुल बजाज, 16 फरवरी 2022 को उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उद्योगपति निमोनिया के साथ साथ दिल की बीमारी से भी पीड़ित थे। 1965 में उन्होंने बजाज समूह को संभाला था। राहुल ने अप्रैल 2021 में बजाज ऑटो के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी पद छोड़ दिया था और अपने चचेरे भाई नीरज बजाज को कंपनी की बागडोर सौंप दी। 2001 में राहुल बजाज को तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला था। कब मिला था? 2001 में मिला था। उन्हें फ्रांस सरकार के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। विनोद दुआ, वरिष्ठ टीवी पत्रकार विनोद दुआ का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 4 दिसंबर 2021 को दूरदर्शन व एनडीटीवी से लंबे समय तक संबंध इनका रहा था। श्री विनोद दुआ को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयंका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामनाथ गोयंका पुरस्कार इनको कब दिया गया था? 1996 में, तथा 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जब भी कोई बड़ी हस्ती होती है, उनको पद्मश्री है या भारत रत्न है, कोई भी अवार्ड मिलता है तो उसकी डेट याद रखनी चाहिए, मतलब ईयर याद रखना कब मिला उनको। मन्नू भंडारी, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मन्नू भंडारी का 15 नवंबर 2021 को निधन हो गया। 90 वर्षीय मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। अनेक कहानियों व उपन्यासों की लेखिका मन्नू भंडारी दिल्ली सहित मिरांडा हाउस में हिंदी विभाग में प्रोफेसर रही थीं। डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर, प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक निदेशक पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का 29 अक्टूबर 2021 को 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना तैयार करने वाले विशेषज्ञ समूह में सदस्य के रूप में कार्य करने के साथ ही WHO के कैंसर व विशेषज्ञ सलाहकार पैनल में भी काम किया था। चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पूछेगा डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हो गया, इनका किस क्षेत्र से संबंध रहा है? तो ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक भी रहे हैं। अभी हम नवीनतम नियुक्तियां देख लेते हैं। हाल ही में किसको किस पद के लिए अपॉइंट किया गया, आइए देखते हैं। देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक के और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 4 फरवरी 2022 को नियुक्त किया गया है। कब नियुक्त किया गया है? 4 मार्च 2022 को नियुक्त किया गया है। देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर चुना गया है। IRDAI के अध्यक्ष का पद सुभाष चंद्र खुंटिया के कार्यकाल के पूरा होने से मई 2021 से खाली था। उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी पांडा 2 साल के कार्यकाल के बाद इस साल जनवरी में वित्तीय सेवा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। मंत्रिमंडल की संयुक्त समिति ने पदभार ग्रहण करने से 3 साल की अवधि के लिए शुरू में बीमा नियामक के अध्यक्ष के रूप में पांडा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। KN राघवन, भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक KN राघवन को हाल ही में इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का अध्यक्ष चुना गया है। इस पद पर राघवन का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। वे 31 मार्च 2022 को सिंगापुर में होने वाले प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में की गई थी। संजय मल्होत्रा, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को फरवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में
निदेशक के रूप में नामित किया है। राजस्थान कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी मल्होत्रा का नामांकन 16 फरवरी 2022 से अगले साल तक प्रभावी रहेगा। संजीव सान्याल, हाल ही में संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। किनको चुना गया है? संजीव सान्याल को क्या चुना गया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। संजीव प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार हैं। वे 1990 के दशक से वित्तीय बाजारों पर कार्य कर रहे हैं। संजीव सान्याल फरवरी 2017 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय में शामिल हुए थे। माधवीपुरी बुच, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा इसको। केंद्र सरकार ने 28 फरवरी 2022 को माधवीपुरी बुच को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। पहली बार किसी महिला को सेबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जब भी कभी किसी को पहली बार नियुक्त किया जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। ये पहली ऐसी महिला हैं जिनको सेबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्या नाम है इनका? माधवीपुरी बुच। इन्होंने किसका स्थान लिया है? अजय त्यागी जी का इन्होंने स्थान लिया है। इस पद पर इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए हुई है। माधवीपुरी बुच ने सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी काम किया है। पुष्प कुमार जोशी, पुष्प कुमार जोशी को देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में नामित किया गया है। जोशी जी वर्तमान में HPCL में मानव संसाधन निदेशक हैं। लगभग 1 दशक से HPCL के बोर्ड में मुकेश कुमार सुराणा का स्थान लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका स्थान लेंगे? मुकेश कुमार सुराणा का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, 2022 को निवृत्त हो रहे हैं। रवि मित्तल, यहाँ पे 21 की जगह 22 कर लीजिएगा। रवि मित्तल 9 फरवरी 2022 को रवि मित्तल ने नई दिल्ली में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत की गई थी। दिलीप संघानी, गुजरात के सहकारिता नेता दिलीप संघानी को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को का नया अध्यक्ष चुना गया है। इफ्को के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? दिलीप संघानी। कब चुना गया है इनको? 19 जनवरी 2022 को। ये चुनाव अध्यक्ष बलविंदर सिंह नकई को पिछले वर्ष मृत्यु के कारण किया गया। 68 वर्षीय दिलीप संघानी गुजरात के वरिष्ठ सहकारिता नेता हैं, जो गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन लिमिटेड के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इतना नहीं पूछेगा इफ्को के नए अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो याद रखिएगा क्या नाम है उनका? दिलीप संघानी। आगे चलते हैं। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने शिक्षाविद और अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बंगलुरु की कार्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रोफेसर पटवर्धन वर्तमान में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नामित एक राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर हैं। अलका मित्तल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ONGC की पहली महिला इनको चुना गया है। देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC में निदेशक के रूप में कार्यरत रही अलका मित्तल को इस महारत्न कंपनी का चेयरपर्सन सह प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में जनवरी 2022 में इनको सौंपा गया है। ONGC की निदेशक कौन बनी है? अलका मित्तल। और सेबी की कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। याद रखिएगा इनको। इस पद पर उनकी ये नियुक्ति 6 माह के लिए की गई है। ये महारत्न कंपनी के चेयरपर्सन का दायित्व संभालने वाली पहली महिला होंगी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन होंगी? पहली महिला होंगी। क्या नाम है इनका? अलका मित्तल। उर्जित पटेल, इनके बारे में देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के उपाध्यक्ष जनवरी 2022 में नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर भारत के DG पांड्यान का स्थान उन्होंने लिया है। गाइस, क्लास अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामों के लिए। आप इनको देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, थल सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख 1 फरवरी 2022 से बनाए गए हैं। इस पद पर वे जनरल CP मोहती, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका स्थान लेंगे। पूछ लेगा थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? जनरल मनोज पांडे। किसका स्थान लेंगे? CP मोहती जी का। S सोमनाथ,
वरिष्ठ एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट वैज्ञानिक श्री एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? के सिवान का स्थान लिया है। कौन से नंबर के हैं ये? 11वें नंबर के। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया था एक एग्जाम में। इस पद पर के सिवान का स्थान उन्होंने 14 जनवरी 2022 से लिया है। इस पद पर उनकी ये नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। सोमनाथ इसरो के चेयरमैन रहने के साथ साथ भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी रहेंगे। के सिवन की इस पद पर नियुक्ति जनवरी 2018 में 3 वर्ष के लिए की गई थी, किंतु जनवरी 2021 में सरकार ने उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की थी, जिससे इस पद पर उनका बढ़ा हुआ कार्यकाल 14 जनवरी 2022 को समाप्त हो गया। आयशा मलिक, यह पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली बार एक महिला का सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है। महिला अधिकारों की पैरोकार कही जाने वाली आयशा मलिक नाम की ये महिला इस नियुक्ति से पूर्व लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थी। अभी पीसीएस या किसी भी एग्जाम में ये स्टेटमेंट के रूप में दे देगा, पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन चुनी गई हैं? आयशा मलिक। ए दे देगा, बी में डाल देगा। इससे पहले वो किस उच्च न्यायालय में थी? लाहौर उच्च न्यायालय में। तो याद रखिएगा इसको। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ उन्होंने 24 जनवरी 2022 को ग्रहण की है। वी अनंत नागेश्वरन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुति से 3 दिन पूर्व ही वी अनंत नागेश्वरन सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जनवरी 2022 में नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने अपना यह कार्यभार 28 जनवरी 2022 से संभाला है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM से प्रबंधन में डिप्लोमा तथा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त डॉक्टर नागेश्वरन वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ हैं तथा स्विट्जरलैंड के क्रेडिट स्विस UVF व जूलियस वेयर ग्रुप के साथ भी काम कर चुके हैं। तो इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? अनंत नागेश्वरन। आगे देखते हैं। जुनैद कमाल, विश्व बैंक ने भारत में निदेशक जुनैद कमाल अहमद को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष मार्च 2022 में नामित किया। ये पद ग्रहण करने वाले दूसरे बांग्लादेशी हैं। कहाँ से हैं ये? बांग्लादेश के हैं। पूछ लेगा। विश्व बैंक में भारत में निदेशक जुनैद कमाल अहमद को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष चुना गया है। ये किस देश से हैं? बांग्लादेश से हैं। विनय कुमार त्रिपाठी, उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक रहे विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन से CEO 1 जनवरी 2022 से बनाए गए हैं। इस पद पर उनका कार्यकाल 30 जून 2022 तक होता है, किंतु उनके कार्यकाल में 6 माह का विस्तार भी दिया गया है, जिससे वे 31 दिसंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से CEO पद पर सुनीत शर्मा, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को पूरा हुआ है, उनका स्थान ये लेंगे। किसका स्थान लेंगे? सुनीत शर्मा का स्थान लेंगे। कौन लेंगे? विनय कुमार त्रिपाठी। मोहित जैन, इकोनॉमिक टाइम्स के श्री मोहित जैन सत्र 2021-22 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के चेयरमैन दिसंबर 2021 में चुने गए हैं। इस पद हेतु उनका ये चुनाव INS की 17 दिसंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न 82वें वार्षिक बैठक में हुआ। इस पद पर वे तमिल समाचार पत्र दीना मलार के श्री L आदिमूलम का स्थान उन्होंने लिया है। डॉक्टर अनुपम राय, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत डॉक्टर अनुपम राय अब जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि होंगे। इस स्थान पर वह किसका स्थान लेंगे? पंकज शर्मा का स्थान लेंगे। कौन? अनुपम राय। संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा को भारतीय पर्यटन विकास निगम का गैर कार्यकारी चेयरमैन दिसंबर 2021 में बनाया गया है। इस पद पर उनकी ये नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। अरुण पुरवार, 27 जनवरी 2022 को अरुण पुरवार को गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी IIFL फाइनेंस बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। प्रमोद चंद मोदी, 1982 बैच के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद चंद मोदी को हाल ही में रामाचर्यलू की जगह राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, राज्यसभा का महासचिव किनको नियुक्त किया गया है? प्रमोद चंद मोदी को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? रामाचार्युलू का। रामाचार्युलू को अब राज्यसभा में सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। KV कामत, भारत सरकार ने 28 अक्टूबर 2021 को KV कामत को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट
नैफिड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नैफिड भारत में एक नव स्थापित विकास वित्तीय संस्थान है जिसे बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया है। किनको चुना गया है? केवी कामत को। प्रोफेसर विमल पटेल भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर बिमल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग ने नवंबर 2021 में निर्वाचित किया है। इस पद के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए चुनाव में उन्हें 192 सदस्यों में से 163 मत मिले। यहाँ पर प्रोफेसर विमल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जो जनवरी 2023 से शुरू होगा। अभी नहीं होगा, अगले साल से ये शुरू होगा। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अक्टूबर 2021 में JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल को वर्ष 2021-22 के लिए WSA वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना है। इस पद पर चुने जाने वाले जिंदल पहले भारतीय प्रतिनिधि हैं। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि ये पहले भारतीय हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के सदस्य देश स्टील उत्पादन का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करते हैं। अशोक भूषण केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष 31 अक्टूबर 2021 को नियुक्त किया। इस पद पर इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होगा। जो भी पहले हो जाए, या तो 4 वर्ष पहले हो जाएं या 70 वर्ष पूरे हो जाएं उनके। इसके अलावा न्यायमूर्ति समलिंगम सुधाकर को अर्ध न्यायिक निकाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ईशा अंबानी रिलायंस जियो इन्फोकम रिलायंस रिटेल और रिलायंस फाउंडेशन की बोर्ड सदस्य ईशा अंबानी को प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यासी बोर्ड में शामिल किया गया है। यहाँ पर उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 4 वर्ष का होगा। आज की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में हम ऑपरेशन और अभियानों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसका रिवीजन करते रहिए बार बार, क्योंकि ये हर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।